नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित पुलिस भर्ती परीक्षा और पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नित्य प्रति आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। उसी कड़ी में आज के नवीन अंक में हम आपके लिए कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अपने संवाद के कार्यक्रम को हम और आप मिलकर के प्रारंभ करें उससे पहले मेरे उन छात्रों से निवेदन जो पूर्व में किसी न किसी सरकारी भर्ती में चयनित हो चुके हैं या सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे मेरे छात्र यदि उनका लेखपाल की डीवीआर प्रोसेस के लिए नाम आया है लिस्ट में और डीवीआर प्रोसेस के लिए उनको बुलाया गया है, तो मैं उन सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि वो लेखपाल के डीवीआर कार्यक्रम को छोड़ करके अपने उन सहयोगियों की, छोटे भाइयों की मदद करें जो कि अभी बेरोजगार हैं और सरकारी सेवा में चयनित होने के लिए प्रयासरत हैं। साथियों, आप तो नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं और समाज में एक सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका यह कदम उन साथियों के जीवन को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगा, जिससे कि वो भी समाज में सम्मान के साथ अपने जीवन को गुजार सकेंगे और अपनी सरकारी विभाग में अपनी सेवाओं को देते हुए अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन भी कर पाएंगे। तो साथियों, एक बार पुनः इस निवेदन के साथ कि मेरे सभी साथी वो छात्र जो पूर्व में किसी न किसी सरकारी नौकरी में चयनित हो चुके हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, राज्य सरकार की हो अथवा किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा हो, ठीक है, तो वो डीवीआर अभियान को स्किप करके हमारे द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है इसको सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, चलिए साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस निवेदन को शिरोधार्य करते हुए हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारी चर्चा का पहला प्रश्न आज का है, पहला प्रश्न हमारा तत्सम शब्द का आपने चयन करना है। तत्सम, तद्भव शब्द में से तत्सम का चयन करना है। ऑप्शन पहला कह रहा है आकाश, बी आम, सी आषाढ़ और डी आश्रय। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। बहुत अच्छे से जानते हैं, अब चीज़ें आपके पास स्पष्ट हो चुकी होंगी, तो थोड़ा सा हम चीज़ों को बढ़ाते हुए तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कारण मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लो, यहाँ पर श्रा का प्रयोग हुआ है और श्रा जो है वो क्या है, संयुक्त है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। और मैंने आपको बताया था, अगर संयुक्त व्यंजन का किसी वर्ण में प्रयोग होता है तो प्रायः ऐसे शब्द किसके रूप में जाते हैं? प्रायः ऐसे शब्द तत्सम के रूप में जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें आश्रय की, तो आश्रय का साथियों तद्भव बनेगा आसरा। आश्रय का तद्भव बनेगा आसरा, ये भी लिख लीजिएगा। बाकी की बात करें तो आकाश, आम और आषाढ़, ये तीनों के तीनों जो है वो बेटा कैसे पद हैं? ये तीनों के तीनों तद्भव के पद हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला जो भी पद होता है या पदांश होता है, जो शब्दांश होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। तो कई बार रिपीट हो चुका है अब तक, तो क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए। तो साथियों, इससे हम किस नाम से जानते हैं? डी प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दें, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके सामने दो चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाए कि
प्रत्यय शब्द होता है कि शब्दांश होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता। ठीक है, तो प्रत्यय यानी क्या? धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला उसे कि अगर हम बोले तो शब्दांश, शब्दांश क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन ई वर्णों के आकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, परीक्षा में भी पूछा गया है बेटा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जब बेटा वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में मुख्य रूप से क्या आते हैं? तो वर्ण में मुख्य रूप से आते हैं, एक होता है क्या? स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन यानी कुल मिलाकर के अगर बोले तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका चयन आपने करना है। कि इसका चयन आपने करना है। तो 4 विकल्प है आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो। तो अगर जब पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। देखो, न्यायाधीश तो होता ही नहीं है, ठीक है, न्यायाधीश भी नहीं होता है। अब 2 पद आपके बचे, न्यायाधीश या न्यायाधीश। तो आप लोग जानते हैं शुद्ध वर्तनी होती है न्यायाधीश, तो आपकी सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। पहले तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य के लिए आप लोग पूर्ण विराम लगा लो। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। पहला वाक्य, राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है। अरे ये क्या वाक्य बनना है? बोलने में उचित नहीं है, यानी ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब देखो, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, अपने माता पिता पर निर्भर है, ये थोड़ा ठीक है दिखाई दे रहा। हम बाकी विकल्पों को देखते हैं, उसके बाद चयन करेंगे। ऑप्शन सी, राजीव अपने माता पिता का निर्भर है, ये भी गलत हो गया। और बचा राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है, नहीं, करता नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना। वाक्य के प्रकार को क्या चिन्हित करना है? विकल्प क्या है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्य है, वाक्य का कौन सा प्रकार है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ऑप्शन ए विधिवाचक, बी संकेतवाचक, सी इच्छावाचक और डी संदेहवाचक। तो देखो यहाँ पर आपसे देखो, इस वाक्य को जब बोल रहे हो तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या की जा रही है? यहाँ पर एक अपने मन की भावना व्यक्त की जा रही है, मन की भावना व्यक्त की जा रही है। और मन की भावना जहाँ पर व्यक्त की जाती है, यानी यहाँ पर किसका भाव मिलता है? यहाँ पर या तो आशीर्वाद का भाव मिलेगा, आशीर्वाद का भाव मिलेगा, या फिर शाप का भाव मिलेगा, शाप का भाव मिलेगा। तो यदि आशीर्वाद और शाप का भाव प्राप्त हो, यदि आशीर्वाद और शाप का भाव प्राप्त हो तो ऐसे पदों में कौन से वाक्य होते हैं? ऐसे पदों में इच्छार्थक वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? इच्छार्थक वाक्य होते हैं। यानी कौन सा वाचक हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आहूत का विलोम है। ऑप्शन ए अनाहूत, बी विनाहूत, सी नाहूत और डी में से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनाहूत। क्या होगा? ऑप्शन ए अनाहूत। ठीक है, कैसे होगा? तो ये देख लो बेटा, हम कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से। आहूत शब्द को देखो, इसका विलोम बनाना है तो विलोम में नहीं का अर्थ प्राप्त होता है। और नहीं के लिए बेटा किन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं? एक आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और एक अन्य उपसर्ग का। आ और अन्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ और अन्य उपसर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर किसका आ का होगा कि अन का होगा? तो उसके लिए मैंने बताया था, ये शब्द देखो, ये शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? ये शब्द बेटा स्वर से प्रारंभ हो रहा है। और कोई शब्द अगर स्वर से प्रारंभ होता है तो उसका विलोम बनाने के लिए हम पहले कौन सा उपसर्ग प्रयोग करते हैं? अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और जब अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? ये बन जाएगा अनाहूत। क्या बन जाएगा? अनाहूत आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या है? निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करना है, सही अर्थभेद का चयन करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है बेटा? ऑप्शन ए, आपको ये पहचानना है कि कौन सा शब्द युग्म के सही अर्थभेद का।
ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ सही प्राप्त हो रहा है, जिसका अर्थ सही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के प्रश्न की भाषा समझिए। कह रहा है निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के, यानी इनमें से जो शब्द युग्म दिए हैं कि सही अर्थ भेद का, ठीक है, यानी उसका जो अर्थ है, अर्थ जो है वो किसमें सही होगा, किसमें सही होगा उसका चयन आपने करना है। ऑप्शन ए काम सिलसिला, बी कर्म सिलसिला, सी कम सिलसिला और डी काम और कम, काम और कम। तो बेटा देखो यहाँ पर तुमसे पूछा गया है, यहाँ पर ये जो पद दिए हैं, यहाँ पर ये जो पहले पद दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कि इसका सही अर्थ किसमें है, इस पद का सही या निकटतम अर्थ किसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, काम का सही अर्थ अगर देखोगे तो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो बेटा मिलेगा ऑप्शन ए में, काम का सिलसिला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम का सिलसिला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहीं पर अगर देखो, अगर तुमसे यहाँ पर ये इस लैंग्वेज को हटा देता, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस पर मैं एक प्रश्न को और जोड़ रहा हूँ। अगर विकल्प इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना देता, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, निम्न में से सही शब्द युग्म का चयन करें, शब्द युग्म का चयन करें। अब यही प्रश्न होता, सही शब्द युग्म का चयन करें। अब बेटा अगर सही शब्द युग्म बोलता ना, तो शब्द युग्म का मतलब जानते हो क्या होता है, शब्द युग्म का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ देख लो, शब्द युग्म का मतलब होता है, इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं, शब्द युग्म को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक पद। क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक पद, श्रुति सम भिन्नार्थक पद। यानी इसका मतलब क्या होता बेटा, इसका मतलब ये हो जाता कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो, सुनने में समान हो, परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, परंतु उनका अर्थ भिन्न हो। ये चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी अगर शब्द युग्म पूछता तो इसमें आपको शब्द बनाना कि जो सुनने में समान लगे, जिनका उच्चारण क्या हो, समान हो, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे कंडीशन में देखो, क्या काम और सिलसिला सुनने में समान है, नहीं, ये तो एकदम अलग ही अलग शब्द हो गए। कर्म और सिलसिला भी नहीं, कम और सिलसिला भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर काम और कम को पूछे तो देखो लगभग सुनने में समान है। काम कम ये लगभग सुनने में समान है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न को चयन करोगे, शब्द युग्म का चयन करना है, तो अब इस प्रश्न का आंसर आपका क्या बन जाता है, इसके लिए आपका आंसर डी हो जाता। ठीक है, आपका ये आंसर सही हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया अर्थभेद के आधार पर, यानी जो जोड़े इसमें दिए हैं वो शब्द युग्म के नहीं है, वो जोड़े शब्द युग्म के नहीं है, बल्कि पूछ रहा है किसका अर्थ ये होगा, किसका अर्थ ये होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखना। अगर सिर्फ शब्द युग्म के रूप में पूछेगा, और प्रायः प्रश्न इसी तरीके से पूछता है, प्रायः प्रश्न इसी रूप में पूछता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो कहलाती है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मेरे बच्चों जानते हो, मैंने आपको बताया था, देखो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि मूलतः संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है बेटा व्यक्तिवाचक, एक होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक, और तीसरी बेटा क्या होती है? तीसरी होती है भाववाचक। और इसका मैंने आपको एक बहुत बढ़िया पहचान बताई थी, बहुत बढ़िया पहचान बताई थी। क्या बताई थी? वो मैंने ये बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पद होगा उसका प्रयोग सदैव कैसा होगा? सदैव एक वचन में होगा, सदैव एक वचन में होगा। ठीक है, और बेटा इसका क्या है? जातिवाचक जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में होगा, एक वचन प्लस बहुवचन दोनों में होगा।
पक्का, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आप कहोगे सर जी भाववाचक तो मैंने बताया इसका भी बेटा एक वचन के रूप में होता है, भाववाचक संज्ञाएं भी प्रायः एक वचन के रूप में होती है। कहते सर जी फिर इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? तो ध्यान रखना, ये दोनों पद जो होते हैं, ये दोनों पद जो होते हैं वो दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं संज्ञा के पद, दृश्य होते हैं। और जब भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो बेटा ये अदृश्य पद होते हैं। यानी अगर दृश्य पद है और एक वचन का है, यानी उसका बहुवचन नहीं बनना है, बहुवचन नहीं बनना है, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और अदृश्य पद है, यानी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नाम है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नाम है, और उसका प्रयोग सदैव एक वचन में हो रहा है, तो वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पूछ रहा है एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो का मतलब जानते हो क्या हो गया? एक वचन का पद हो गया, यानी जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन के रूप में हो, एक वचन के रूप में हो, ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है स्वर संधि के क्या सरल सा भेद है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 8। देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को दिया है, ये इसलिए सरल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सरल क्वेश्चन देने का कारण और उद्देश्य सिर्फ ये है कि पेपर में ये प्रश्न कई बार पूछा गया। विश्वास मानिए, अगर आप अनसॉल्व लगाएंगे तो देखेंगे कितनी बार, कम से कम 10वीं बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बेटा पेपर में 37 क्वेश्चन अगर हिंदी के आ रहे हैं ना, तो आप समझो 10 से 15 क्वेश्चन तो इस तरीके के होंगे जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो आप लोग ये कहते हैं अरे ये पेपर में आएगा क्या? हाँ वही आ जाता है, क्योंकि पेपर में सब क्वेश्चन कठिन नहीं बनाएगा। सारे क्वेश्चन अगर कठिन बना दिए तो फिर वो आपसे यूपी कांस्टेबल का पेपर थोड़ी पूछेगा, फिर तो वो आपको आईएएस पीसीएस या सिविल सर्विसेज का पेपर पूछेगा, जिसकी मेरिट 30% 33% जाती है। ठीक है, यानी 33-40% नंबर जिसके आ गए वो उसमें क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ पे तो मेरिट इतनी जाती नहीं, यहाँ पे तो 70-75% नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, आपके 150 नंबर में अगर आपके 105 नंबर नहीं आ रहे तो आप समझिए कि आप इन भी हो सकते हो, आउट भी हो सकते हो। मतलब हुआ है 100 नंबर तक भी सिलेक्शन होता है, 100 क्वेश्चन तक भी सिलेक्शन होता है, लेकिन असमंजस की स्थिति रहती है। आपको 105 के ऊपर अपना इसको रखना ही पड़ेगा। 105-110 में आप कहीं जाकर के अपने आप को क्या थोड़ा सुरक्षित मानो, और पूर्ण रूप से सुरक्षित चाहते हो तो 110 नंबर, 110 क्वेश्चन अगर आपके हो जाए तो बेटा आप आराम से आकर के बढ़िया अपने दौड़ की फिजिकल की तैयारी करिए, और लगभग ये मान के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन भी आपका होकर ही रहेगा अगर 110 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, विश्वास रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप मन में बैठा लो, आज से पुलिस के आप अनसॉल्व लगाओ और आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि 110 क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्किंग के साथ सही करने। अब वो कैसे होंगे ये तुम्हें सोचना है, ये आपको सोचना है कि हम पूरे क्वेश्चन करके 110 तक पहुंच सकते हैं या कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा करके वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट 110 तक हो, 110 प्लस हो, तो आप ये समझ लो कि आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो, बढ़िया तरीके से तैयार हो। अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे है तो अपनी तैयारी को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर उसमें मिलते हैं आपको, 5, 10, 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही जो आपके 15-20 नंबर बढ़ा देंगे, तो 15-20 नंबर तो करेंगे ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा C 5 प्रकार स्वर संधि कौन कौन सी होती है? तो नाम एक बार देख लो कौन कौन सी होती है। तो एक होती है दीर्घ, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि, चौथी यण, और पांचवी बेटा अयादि, पांचवी अयादि संधि हो गई। तो ये 5 संधियां स्वर संधि के भेद होते हैं और यही प्रायः पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही प्रायः पेपर में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखो, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है। सामासिक पद का पहला कहलाती नहीं है, कहलाता है, वह कहलाता है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला पद, पहले पद को हम क्या बोलते हैं बेटा? पहले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद। किसके नाम से जानते हैं? पूर्व पद। और आप जानते हो ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? बी अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लो, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं बेटा? तो प्रधानता के आधार पर समास के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो वो पहला होता है द्वंद्व,
दूसरा होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। तीसरा होता है तत्पुरुष, और चौथा होता है बेटा अव्ययी भाव। अब बात करें तो बेटा द्वंद्व समास का कौन सा पद? तो द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अगर बात करें बहुव्रीहि में तो अन्य पद प्रधान। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, अन्य पद प्रधान। ठीक है। अगर बात करें तत्पुरुष की तो उत्तर पद प्रधान। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर का मतलब होता है बेटा बाद। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद। और अगर बात करें किसकी? अव्ययी भाव की, तो ये कहता है बेटा पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहला, पहला। पूर्व का मतलब पहला पद। अब अगर देख लो तुम्हारे सामने प्रश्न क्या था, पहला पद प्रधान हो तो आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रश्न की देखो, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, या वो उत्पन्न होता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं? ऑप्शन ए विभत्स, बी अद्भुत, थोड़ा सा ठीक कर लो, ये अद्भुत होगा, अद्भुत, सी भयानक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देख लो यहाँ पे आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय जब स्थायी भाव पाया जाता है तो वहाँ रस कौन सा होता है? ऑप्शन बी अद्भुत रस होता है। कौन सा होता है? अद्भुत रस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अपकृत्य में उपसर्ग कौन सा है? तो इस पद को अगर तोड़ोगे ना तो बेटा क्या टूटेगा? ये टूटेगा अपधन कृत्य में। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है किसी पद के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्दांश, पहले प्रयुक्त होने वाला शब्दांश, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और उपसर्ग के रूप में देखो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? अप का प्रयोग हुआ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अप। ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर? अरे विकल्प ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ए और सी दोनों कर गया है, तो एक काम करो इसको अप कर लो, हलंत के साथ कर लो। ठीक है। अब ये विकल्प हट गया, अब ये विकल्प हट गया तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे हलंत लगा लीजिए, हलंत लगा लीजिए तो हट जाएगा। ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा देखें तो भगनी का बहन, ठीक है, बिल्कुल होता है। भिक्षा का भिखारी, नहीं बेटा ये नहीं होता, पक्का। देखते हैं, मूल्य का मोल, ये ठीक है। मानुष का मानुष, बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, इसका आंसर लगा लो, पहले बी है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, अगर भिक्षा को लोगे तो हमने तुमको बताया था कि प्रायः छा जो है वो किस में परिवर्तित होता है? खा में परिवर्तित हो जाता है। इतना अंतर होता है। छा जो होता है वो खा, यानी छा का प्रयोग किस में? हमने बताया अभी पीछे बताया था, छा जो है वो संयुक्त है, संयुक्त का प्रयोग तत्सम में होता है। और जब छा को किस में? खा में परिवर्तित करोगे तो ये खा का प्रयोग किस में होगा बेटा? तद्भव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तद्भव में हो जाएगा, पक्का। अब जरा यहाँ से देखो, तो अगर हम भिक्षा का बनाएं तो बेटा भिक्षा का तद्भव जानते क्या बनेगा? भिक्षा का तद्भव बनेगा भीख। भिक्षा का तद्भव क्या बनेगा? भीख। देखो ये छा जो है वो किसमें? खा में बदल गया। और भिखारी का बनाए ना, तो भिखारी का बनाए तो बेटा ये बनेगा भिक्षुक। ये बदलेगा भाई, खा जो है वो छा में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर भिखारी का बनेगा भिक्षुक। ठीक है। भिक्षा को मांगने वाला, भिक्षा को मांगने वाला कहलाएगा भिक्षुक। ठीक है। तो भिखारी का तत्सम होगा भिक्षुक और भिक्षा का तद्भव होगा भीख। ये दोनों लिख लो। ठीक है, दोनों लिख लो। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय का मतलब कि ऐसा पद जिसके प्रयोग करने से जो एक वचन का पद है वो बहुवचन के रूप में या किसी समूह को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसे पद की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखो, ए लोग, बी गण, सी वर्ग और डी प्रेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, लोग, गण और वर्ग ये तीनों किसके? समूहवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके? समूहवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेस हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रेस इसका आंसर हो जाएगा।
अगले पृष्ठ को देखो। अगला प्रश्न कह रहा है चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ए दंत, बी तालव्य, सी ओष्ठ और डी कंठ। तो आंसर इसका हो जाएगा बी तालव्य, बी तालव्य। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है विलोम का जोड़ा किसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए अनाथ का सनाथ, बी आदिकांत, सी अर्थ का अपूर्ण और डी अग्रज का अनुज। तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर इसका अर्थ होगा सी अपूर्ण। अर्थ का अपूर्ण नहीं होता। देखो बेटा, अर्थ का क्या होता है, अर्थ का होता है अनर्थ। अर्थ का क्या होता है, अनर्थ। अर्थ का होता है अनर्थ और अपूर्ण का बेटा होता है पूर्ण। अपूर्ण का क्या होता है, अपूर्ण का होता है पूर्ण। ठीक है, तो ये दोनों पद देखो इस प्रकार से, अपूर्ण का पूर्ण बनेगा और अर्थ का अनर्थ बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, विलोम नहीं है। तो आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से एक युग्म सही नहीं है। एक शब्द युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करें। अब देखो बेटा, जो मैं पीछे बता रहा था शब्द युग्म के 4 भेद है, इसमें से एक कौन सा शब्द युग्म नहीं है। जो मैं पीछे बता रहा था कि क्वेश्चन किस तरीके का था, देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें शब्द युग्म पहचानना, तो समसूत्र का मतलब क्या हुआ, वही परिभाषा होगी जो मैंने तुम्हें पीछे बताई। क्या बताई कि जो सुनने में एक जैसे हो। अब देखो इसमें से सुनने में एक जैसा कौन सा है, छत्र छत्र, सूची सूची, भाग्य दुर्भाग्य, तरंग तुरंग। तो देखो 3 यहाँ मिल रहा है, छत्र और छत्र सुनने में एक जैसे हैं, बिल्कुल है। पढ़ने में नहीं बात करेंगे, सुनने में ये एक जैसे आ रहे हैं, तुमको भेद ही नहीं समझ में आएगा। छत्र और छत्र, ठीक है। सूची सूची, अगर थोड़ा सा सावधानी ना बरतें तो देखो सुनने में एकदम एक जैसे। तरंग तुरंग, तरंग और तुरंग सुनने में एक जैसे। लेकिन अगर बताओ बोले भाग्य और दुर्भाग्य, तो क्या सुनने में एक जैसा है, नहीं, अलग हो गया। भाग्य अलग समझ में, दुर्भाग्य अलग समझ में आ रहा। तो यहाँ पर पूछा कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म क्या हो जाएगा, भाग्य का दुर्भाग्य। ये इस प्रकार के क्वेश्चन शब्द युग्म के बहुत आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। शब्द युग्म के ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। ठीक है, तो सही के 3 विकल्प हो जाएंगे, गलत का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, समधन कृति में कौन से संधि होगा, कौन का संधि शब्द, समधन कृति का संधि पद कौन सा होगा। ऑप्शन ए समकृति, विकल्प बी संस्कृति और ऑप्शन सी संस्कृति। शब्द देखो कितना बढ़िया, पढ़ने में नहीं रहा। संस्कृति ऐसा कोई शब्द होता है क्या, अरे हटाओ, ये संकृति भी शब्द नहीं होता। अब ये बताइए तो समकृति या संस्कृति, जो शब्द सुने हो, हमने क्या बताया, सार्थक पद जो सुना होता है वही सार्थक पद होता है। ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति। और अगर बात करें तो बेटा यहाँ संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी बेटा व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं, ये जरूर लिख लेना, संस्कृति में व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यादान का समास विग्रह होगा। तो ऑप्शन ए विद्या को दान, बी विद्या का दान, सी विद्या से दान, डी विद्या के लिए दान। तो इसका आंसर होगा विद्या का दान, विद्या का दान। विद्या का दान का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर बात करें तो यहाँ देखो ये किसका प्रयोग हो गया, ये विभक्ति का प्रयोग हो गया। और विभक्ति पे आधारित समास कौन सा था बेटा, अगर पूछा जाए विद्यादान में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और चिन्ह कौन सा लगा है बेटा, चिन्ह लगा है का, और का अगर लगा है तो वो का चिन्ह किसका होता है, संबंध कारक का। तो इसमें पूरा आंसर लिख लो, संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा, अब आपके पैसेज के प्रश्न यहाँ से चालू हो गए हैं, जो कि पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। पैट का जो सिलेबस का, चाहे वो विलोम के क्वेश्चन हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वाक्यांश के हो, उन क्वेश्चंस को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और एक सेगमेंट जो पैट में 10 नंबर का है, उसको ध्यान में रखते हुए आज का आपका पैसेज का। तो आइए पहले पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके उत्तरों को खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पैसेज को देखिए साथियों, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। पैसेज क्या कह रहा है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते। वर्गीकरण देखना बेटा, एक तरफ पहला वर्गीकरण क्या है, स्कूल जाना बच्चे, अच्छा स्कूल नहीं जाना, सिर्फ दुकान में रहना, सिर्फ दुकान में रहना। ठीक है,
स्कूल नहीं जाते, एक तरफ वे बच्चे हैं जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते। ऐसे बच्चे जो, दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल जाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है, स्कूल जाना, दुकान संभालना। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ दुकान संभालना। 3 प्रकार के वर्गीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है, और स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दुकान नहीं, दुकान नहीं। 3 प्रकार के बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या किया है, उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा अध्ययन किया गया है, एक तरीके से जो तुम्हारी एक तरीके की एक एनालिसिस की गई है, एक रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, एक तरीके से आंकड़े जुटाए गए हैं। उस आंकड़ों का आधार क्या है, गणना के इबारती सवाल पूछना। यानी कुल मिलाकर के गणना की बात हुई तो गणित की बात हो जाएगी। दोनों ही तरह के सवालों में स्कूली बच्चों ने, जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। ठीक है, जो बच्चे जो दुकानदार नहीं है उन्होंने मौखिक गणना, यानी जो दुकानदार नहीं वो कौन है, जो दुकानदार नहीं है वो कौन है, जो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, उनकी बात अगर करें तो वो क्या कह रहा है कि जो दुकानदार नहीं है वो मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किए। बनस्पति उसके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं करते। कहे करेंगे भैया, दुकानदारी में जो बच्चा रहेगा अगर उसका हिसाब किताब कमज़ोर रह जाएगा, हिसाब किताब लगाने में गड़बड़ी करेगा तो बताओ नुकसान नहीं सहेगा। और जो बच्चा दुकान में काम कर रहा है तो बताओ अगर नुकसान हुआ तो मालिक क्या अपनी जेब से नुकसान करेगा? नहीं, उस बच्चे की क्या करेगा, उस बच्चे की तनख्वाह में से पैसा काटेगा। अगर काटेगा तो बताओ बच्चा क्या चाहेगा कि एक तो वैसे भी अगर वो कोई बच्चा दुकान पे काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है, समझ लो कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई ऐसी आर्थिक संकट होंगे जिसके कारण वो क्या दुकान में काम कर रहा है। और अगर उस आर्थिक संकट में भी उसका पैसा कट जाए तो बताओ उसके ऊपर और समस्या आएगी कि नहीं? तो बताओ वो क्या चाहेगा कि उसका पैसा कटे? नहीं। तो इस हिसाब से वो हिसाब किताब क्या करता है, अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखता है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ठीक है, ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदार से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि उनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। देखो वही मैंने बताया ना अभी कि उनके काम पर पड़ेगा, उनका पैसा कटेगा। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बता रहा है, आखिरी पैराग्राफ में जो लाइन बोली गई है वो ये कह रही है कि जो मतलब परिस्थितियाँ एक प्रकार से मानसिक क्या रूप से जो कैलकुलेशन है या जो गणनाएं हैं उसको करने में सक्षम बनाती हैं। तो मतलब जो गणितीय गणना है मानसिक या मौखिक रूप से वो एक स्तर तक ही कार्य करती है, उसके बाद वो क्या होती है, उसके बाद वो जो क्या कहते हैं व्यक्ति है उसके मानसिक विकास में सहायक नहीं होती, यानी उसका जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो एक प्रकार से एक स्तर तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर कहें कि सिर्फ क्या कहते हैं मौखिक गणना ही आपकी उचित है या इससे ही पूरा का पूरा विकास होता है तो ये सब सही नहीं है, क्योंकि मौखिक गणना के द्वारा मानसिक विकास जो है वो एक स्तर तक ही किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, उससे अधिक नहीं। तो अब इस पैसेज को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम को हम इसके प्रश्नों के जरा उत्तर खोजते हैं और देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ। देखो एकदम स्पष्ट है, दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो हटाई, तो सामाजिक विज्ञान और भाषा का कहीं उल्लेख नहीं है। आपके सामने दो ही विकल्प बच रहे हैं, या तो दुकानदारी देखो या गणित देखो। तो यहाँ पर आपको उचित आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर किया गया उनके गणना के इबारती सवाल पूछे गए। एक देखो यहाँ पर क्या किया गया है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है, और अध्ययन का जो एक तरीके से वो टॉपिक रखा गया कि अध्ययन किस पे आधारित होगा। इसका आधार जो बनाया गया वो क्या बनाया गया, गणना के इबारती सवाल। मैंने पहले ही देखो अंडरलाइन किया था, गणना के इबारती सवाल। और गणना के इबारती सवाल का मतलब क्या हो जाएगा, गणना का मतलब हो जाएगा गणित पर आधारित। क्या हो जाएगा, गणित पर आधारित। तो हल खोजने का आधारित अध्ययन जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित पर आधारित था। दुकानदारी पे नहीं था, दुकानदारी पे नहीं था। ठीक है, दुकानदारी में तो ये बताया गया था कि दुकानदारी जो करते हैं वो गणना उनकी स्कूल जाने वाले छात्रों की अपेक्षा अच्छी होती है, अच्छी गणना कर लेते हैं, है ना। तो गणना पे आधारित अध्ययन था, तो आंसर इसका हो जाएगा गणित। दूसरा देखो क्या कह रहा है, किन बच्चों के सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। बिल्कुल बात देखो, मौखिक गणना मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। देखो यहाँ पे दिया है, देखो दोनों ही तरह के सवालों में स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं है, जो दुकानदार नहीं है, जो सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। और यहाँ पर पूछ रहा है मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किसने किया, ज़्यादा प्रयोग किसने किया। तो जाहिर सी बात है जो स्कूल नहीं जा रहा, जो स्कूल मतलब नहीं जा रहा है, या कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में कहें जो स्कूल जाने के साथ दुकान में भी बैठ रहा है, दुकान भी संभाल रहा है, दुकान भी संभाल रहा है, उसने मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया। देखो बहुत कम किया। वनस्पतिक उसके जो दुकानदार थे, यानी दुकान में भी बैठते थे, दुकान में भी बैठते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसका, मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का देखो विकल्प क्या होगा, जो दुकानदारी करते थे, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। जो सिर्फ स्कूल जाते थे ये तो किए ही नहीं, तुमको क्या किया, इन्होंने मौखिक गणना का प्रयोग किया ही नहीं। ठीक है, किया ही नहीं। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते थे और ना ही स्कूल जाते, ना 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 ऐसा तो विकल्प ही नहीं था, है ना। जो ऐसा तो विकल्प हमने बताया ना, तीन तरीके के बच्चे हैं। तो क्या है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दुकान नहीं बैठ रहे, ऐसे देखो दुकान नहीं बैठ रहे। दूसरा क्या है, स्कूल नहीं जा रहे और क्या कर रहे हैं, दुकान पर बैठ रहे हैं, दुकान पर बैठ रहे हैं। और बेटा तीसरा क्या था, तीसरा जो था वो क्या था, दुकान पर बैठ रहे हैं और प्लस स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल भी। ये तीन प्रकार थे। कहीं पर ये प्रकार था कि ना तो दुकानदार है ना दुकान पर बैठो, नहीं, ये देखो ये क्या है ही नहीं। ये क्या विकल्प यहाँ कहीं दिख रहा है तुम्हें, तीन प्रकार के ये देखो ये दिख रहा है। और जो तुम्हें वो क्वेश्चन का वो दे रहा है स्कूल भी नहीं जा रहे और दुकान भी नहीं, ये कहीं दिखा क्या, ये तो है ही नहीं। तो ये विकल्प तो प्रश्न में ही नहीं है। और जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते थे, तो जो दुकानदारी नहीं करते थे, तो यहाँ पे देखो दुकानदारी कौन सा है, दुकानदारी ये नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये ज़्यादा थोड़ी कर रहे थे, ये तो कम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। हाँ, यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा कि किन्होंने कम प्रयोग किया। जरा देखो किन्होंने कम प्रयोग किया, तो ये आंसर बनता क्या, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते थे उन्होंने कम प्रयोग किया। ये आंसर कम के लिए हो जाता, डी कम के। लेकिन आपसे ज़्यादा पूछा गया है तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, देखते हैं, पढ़ते हैं। ए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, ऐसा है नहीं, देखते हैं। बी, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, ऐसा है, आया अभी देखते हैं। ऑप्शन सी, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। दुकानदार बच्चे ही गणित ऐसा कहीं दिया नहीं गया है, बल्कि ये दिखाएगा कि दुकानदारी करने वाले गणित भी यहाँ देखो दो प्रकार की है। गणित सीखते हैं लेकिन वो मौखिक गणित, हिसाब किताब की गणित होती है। गणित की अगर बात करो बेटा, दुकानदार वाले बच्चे से पूछ दो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा क्या होता है, तो वो कहेगा हमें क्या मालूम, उसको तो बस इतना करा लो, 10 दूना 20, 10 10 40 50 60, इसका जोड़ घटाना करा लो, इसमें से इतना गया। गणित यहाँ पे गणित विषय के रूप में है, तो दुकानदार वाले बच्चों का गणित से कोई लेना देना नहीं। इनका मतलब यहाँ पे हिसाब किताब से है, ठीक है, व्यवहारिक गणित से, व्यवहार में जो गणित आती है, ठीक है। तो ये भी, ये तो है ही नहीं होगा। अच्छा डी, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। ये
सीखना चाहिए वो बात ठीक है, लेकिन क्या पूरे पैसेज में इसका कहीं उल्लेख दिखा कि बच्चों को गणित सीखना चाहिए? यहाँ तो व्यवहारिक गणित की बात हो रही थी कि जो कार्य करते करते सीख जाते हैं, तो इन दोनों का तो उल्लेख कहीं है नहीं। अब बात करते हैं जरा इसको, तो दुकानदारी के लिए गणित सीखनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मिलेगा तो यही आंसर भी होगा, कैसे? तो इसको जरा हम यहाँ पर देख लें, तो देखो यहाँ पर कहीं पे दिया होगा अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो, इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में जिनमें इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो वही लिखा है, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं से, जिन्हें दैनिक जीवन में समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, वो काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, खुद ही सीख जाते हैं। ठीक है, और एक कहावत भी कही जाती है ना कि बेटा जो क्या कहते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो विपत्तियां होती हैं, वो आदमी को स्वतः ही मजबूत बना देती हैं, संघर्ष करना सिखा देती है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का कोई भाव है। ठीक है, कि जो दैनिक जीवन में, अब एक होता है क्या होता है, जो एक हम लोग कहते हैं ना कि एक जैसे होता है कि चीज़ों को पढ़ना, और दूसरा होता है कि उसका प्रयोग करना। अब गणित पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर गणित दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं तो अनुप्रयोग से आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो वही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्यों नहीं करते? अरे अभी एकदम स्पष्ट बताया था। ऑप्शन ए, वे जन्म से ही बहुत अच्छे थे। ना, जन्म से कोई दक्ष थोड़ी होता, खत्म, हटाओ। वे कभी भी गलती नहीं, ऐसा भी नहीं, कभी गलती नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। वो पूछ रहा है प्रायः गलती नहीं करते, कारण क्या है? ठीक है, कभी गलती नहीं करते, कारण थोड़ी है, क्यों नहीं करते? गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। देखो यही ठीक है, यहाँ दिखा, कहाँ दिखा, देखना क्या होता है कि दुकानदारी, ये देखो, दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं करते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। काम पर पड़ता है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मालिक का और नौकर का। अगर बच्चा क्या करेगा, गलती करेगा, और गलती करेगा तो अगर मालिक को नुकसान होगा तो मालिक क्या करेगा, उसकी जो पगार है, काम पे उसको पैसा मिल रहा है, उससे उसका पैसा काट लेगा, तो सीधे से उसके काम पर असर पड़ेगा ना, काम पर असर पड़ेगा, तो यही चीज़ हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, माता पिता की डांट का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। अगले प्रश्न को देखो, वे दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन, वे दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है? तो ऑप्शन ए अच्छा होता है, बी खराब और अच्छा होता रहता है, सी संतोषजनक होता है, और डी खराब होता है। तो जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, जिनका हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं, देखो यहाँ कहीं एक बात में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये दक्षता शब्द मिला, ये दक्षता मिला। देखो क्या कह रहा है, साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि जैसे क्या होता है, जो मौखिक है या दुकानदारी या मानसिक रूप से है, तो उसमें जो विकास होता है वो विकास एक निश्चित स्तर तक होता है। विकास होता है, इसमें कोई शक नहीं कि विकास नहीं होता। मौखिक गणनाएं करने में बच्चे कुशल हो जाते हैं दूसरों की अपेक्षा, लेकिन वो विकास एक निश्चित, जैसे मैंने बताया ना, हमेशा नहीं, वो एक निश्चित क्षेत्र, जोड़ घटाना गुणा भाग तक ही वो सीमित होकर के रह जाते हैं, बाकी उसका दैनिक जीवन में कोई प्रयोग नहीं रह जाता है। जो कि दूसरी गणित का, जैसे गणित का विद्यार्थी पढ़ा हुआ है तो आगे जाकर के वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए अपनी गणित का प्रयोग करता है, बिल्डिंगों को बनाने के लिए प्रयोग करता है, जिससे उसका क्या होता है, जिससे उसका विकास होता चला जाता है, उसका जीवन का स्तर बढ़िया होता चला जाता है। ठीक है, मौखिक गणित से वो चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पे तो वो क्या करती है, प्रारंभिक स्तर पे तो आपको सुविधा प्रदान करती है, आपके लिए ठीक होती है, अच्छी होती है, लेकिन एक स्तर के बाद फिर उससे आपका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और रुक जाता है, तो फिर वो आपके जीवन के लिए क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। इस पैसेज के बेटा एक दो प्रश्न बहुत बढ़िया थे, जैसे ये एक प्रश्न का आंसर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस प्रकार से, और देखो पैसेज में मैं आपको बताऊँ, अगर 4 क्वेश्चन पैट के लिए बताए, पैट में बेटा 5-5 नंबर के 2 पैसेज आने हैं, तो 5-5 नंबर में ये मान करके चलिए कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से निकल
निकाल लोगे बहुत बढ़िया से। और 2 पैसेज में एक चीज़ मान के चलो, जैसे मैंने यहाँ नहीं दिया, दोनों पैसेज में 2 में शीर्षक आएगा। आपके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो शीर्षक का होगा। शीर्षक चुनना किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक तरीके का मतलब एक तरीके से टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण जो एक कार्य होता है वो शीर्षक का ही होता है। तो आप ये मान कर चलिए 10 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन शीर्षक के और 1 क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो बेहतरीन, यानी 7 क्वेश्चन तो सभी सही करेंगे, पैट में नंबर उन्हीं के बढ़ेंगे बेटा जो इन 3 क्वेश्चंस को हल करेगा। 2 शीर्षक सही करने पड़ेंगे आपको और 1 जो कठिन प्रश्न होगा उसको आपको खोज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब पैट में हिंदी में 10 में 10 बनेंगे तभी आपका स्कोर जो है वो 95 परसेंटाइल के ऊपर जाने की कुछ ना कुछ संभावनाएं बनेंगी, कुछ ना कुछ संभावना। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूर बन जाए, उसके लिए आपको बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि सब इंपॉर्टेंट क्या है, 15 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का है हिंदी का ही है बेटा, सबसे ज़्यादा 15 नंबर की हिंदी है, इतना और किसी भी सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दिया गया है। 10 नंबर का पैसेज और 5 नंबर की ग्रामर। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ले आते हो, इस 15 में से 14 नंबर तक खींच देते हो, 14 तो आने ही चाहिए, और अगर 15 हो जाए तो आप समझ लो कि लगभग दूसरे सेगमेंट में कहीं ना कहीं वो कवर अप आप कर लोगे। 75-80 का स्कोर आपका जो रहेगा तो आपके 99% के आसपास आपका परसेंटाइल बनाएगा। और फिर ये ध्यान रखिए कि अगर इतना परसेंटाइल आपका हो जाता है तो फिर कोई भी परीक्षा होगी जो आयोग के द्वारा आयोजित करी जाएगी, उस हर परीक्षा में बैठने के लिए आप क्या होंगे, योग्य होंगे, ठीक है। आप हर परीक्षा को दे सकेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, वो मेंस परीक्षा के लिए जो मेरिट बनती है उसमें पता चला 90% वाले बाहर हो गए, 95 तक वाले ही लिए गए। तो आपको ये करना है बेटा कि इतना स्कोर कर लो कि पैट के अंतर्गत जो भी परीक्षा है उन सब परीक्षाओं को आपको देने का मौका मिले, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारी आज की जो चर्चा है उसके हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। तो आशा करता हूं कि आज की ये जो हमारी चर्चा है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और परीक्षा में आपको इससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लाभ प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम और आप मिल करके अपने जो संवाद के इस कार्यक्रम को है लगातार यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करते हुए इसी प्रकार पूरी की पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ामों में आपको सफलता मिल सके। ऐसी कामना के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।